सीमा और मयंक की शादी को कुछ साल हो गए थे। मयंक अपनी माँ सुषमा जी का इकलौता बेटा था। सुषमा जी ने अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से की थी, यह सोचकर कि अब घर में एक बेटी भी आ जाएगी। लेकिन शादी के बाद सीमा का असली रूप सामने आने लगा। सीमा एक पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, लेकिन उसे घर के कामकाज से कोई लगाव नहीं था। वह अक्सर सुबह 9 बजे तक सोती रहती थी, जबकि सुषमा जी सुबह 6 बजे उठकर घर के सारे काम कर लेती थी। एक दिन सीमा अपने कमरे से चिल्लाती हुई बाहर निकली और अपनी सास सुषमा पर बरस पड़ी। अगर घर में कोई काम पड़ा है तो कर क्यों नहीं लेती हो? बार बार मुझे ही क्यों आवाज़ देती हो? मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो हर छोटे बड़े काम के लिए तुम्हारे आगे पीछे खड़ी रहूँ। सुषमा जी, जो अपनी सहेली के भजन कीर्तन से वापस आई थी, थोड़ी सहमी हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं तो बस इसलिए तुम्हें आवाज़ दे रही थी कि देखो पूरा घर बिखरा पड़ा है। सुबह से घर के सारे काम करके गई थी, पड़ोस में ही तो गई थी, अब वापस आई हूँ तो देख रही हूँ पूरा घर बिखरा पड़ा है और सिंक में बर्तनों का ढेर लगा है। यह सुनकर सीमा और भी भड़क गई। यह बर्तन मैंने अकेले खाकर थोड़ी न किए हैं। तुम्हारे जाने के बाद मेरे मायके से भाई भाभी और बहन आए थे। चाय नाश्ता सब कुछ मैंने ही बनाया था। अब इतना कुछ मैंने किया था तो बर्तन ही तो निकले हैं तुम्हारे लिए, फटाफट से साफ कर लो। सुषमा जी को अपनी बहू का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह जानती थी कि सीमा अपने पति मयंक के सामने कुछ और ही बन जाती थी। जैसे ही मयंक ऑफिस से घर आया, सीमा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह बहुत ही नरम आवाज़ में बोली, अरे आप जल्दी कैसे आ गए? और मम्मी जी, आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठिए, आप अभी अभी कीर्तन से आई हैं, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। यह सुनकर मयंक खुश हो गया और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप रसोई में क्या कर रही हो? बाहर निकल आओ, सीमा कर लेगी। सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, थोड़ी बहुत बहू की मदद कर देती हूँ। काम करने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है, बल्कि हमेशा काम करते रहना चाहिए, जिससे शरीर भी सही सलामत रहता है। मयंक को भी अपनी पत्नी सीमा पर बहुत गर्व था। वह हमेशा अपनी माँ से कहता, सच में माँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे सीमा जैसी पत्नी मिली, वरना आजकल की लड़कियों को तो पता नहीं क्या हो गया है। यह सुनकर सीमा मन ही मन मुस्कुराती रहती। वह जानती थी कि उसके पति को लगता है कि वही घर का सारा काम करती है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। वह सुबह 9 बजे उठती थी और मयंक के ऑफिस जाने के बाद फिर सो जाती थी। पूरे दिन का काम सुषमा जी ही करती थी। कुछ समय बाद सीमा ने घर में खुशखबरी दी। वह गर्भवती थी। इस खुशखबरी से सब खुश थे, लेकिन सीमा ने अपनी गर्भावस्था का खूब फ़ायदा उठाया। उसने घर का सारा काम छोड़ दिया और बस आराम करती रहती थी, जबकि डॉक्टर ने उसे चलने फिरने रहने की सलाह दी थी। एक दिन सुषमा जी ने अपनी बहू के लिए कुछ खास व्यंजन बनाया, लेकिन सीमा ने उसे प्लेट से फेंक दिया और कहा, कितना गंदा बनाया है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है इसमें, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना है। शाम को जब मयंक घर आया तो सीमा ने उससे शिकायत की, आजकल मुझे तुम्हारी माँ के हाथ का खाना बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। इस हालत में मैं खाना बना नहीं सकती, तो क्यों ना हम घर में एक रसोइया रख ले। मयंक ने तुरंत एक रसोइया रख लिया। अब सुषमा जी का काम और भी कम हो गया था, लेकिन उन्हें इस बात से दुख होता था कि
उनकी बहू उन्हें अपने पोते पोती के लिए खाना भी नहीं बनाने दे रही थी। धीरे धीरे सीमा का व्यवहार सुषमा जी के प्रति और भी खराब हो गया। वह छोटी छोटी बातों पर सुषमा जी को बेइज्जत करने लगी थी। मयंक भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को डांटने लगा था। सुषमा जी को घर में बहुत अकेलापन महसूस होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा भी उनके साथ नहीं है। जब सीमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तब भी सुषमा जी को कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि सीमा उन्हें अपने पोते को खिलाने भी नहीं देती थी। एक दिन सुषमा जी ने अपनी बहू से कहा, बेटा तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मुझे मेरे पोते को ही क्यों नहीं खिलाने दे रही हो? अरे कल को तुम्हारे भी नाती पोते होंगे, तुम्हारा भी उनको खिलाने का मन करेगा। भगवान ना करे तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो तुम क्या करोगी? यह सुनकर सीमा ने अपनी सास पर चिल्लाकर कहा, मैंने तो तुम्हें पलकों पर उठा कर रखा है, फिर भी मुझे बद्दुआ देती रहती हो। मुझे जो होगा मैं देख लूँगी। सुषमा जी ने यह सब देखकर तय कर लिया कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। उन्होंने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। मयंक और सीमा ने उन्हें जाने से नहीं रोका, बल्कि सीमा तो खुश हो गई कि अब घर में कोई टोकने वाला नहीं होगा। गांव जाकर सुषमा जी को अपने बेटे बहू की कमी महसूस होती थी, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उन्हें आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने इडली बनाना शुरू किया। गांव में इडली आसानी से नहीं मिलती थी, इसलिए उनकी इडली बहुत जल्दी मशहूर हो गई। कुछ ही समय में सुषमा जी इडली बेचकर महीने के 5-6 हज़ार रुपये कमाने लगी। अब उन्हें अपने बेटे बहू के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। वह अपने गांव में खुश थी और अपना जीवन शांति से जी रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मयंक की नौकरी चली गई और वह एक बिजनेस शुरू करने लगा। एक दिन मयंक को हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। अब सीमा पूरी तरह से टूट गई। मयंक की मृत्यु के बाद सीमा को घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। वह नौकरी करने लगी। अब घर का सारा काम उसकी बहू को करना पड़ता था, लेकिन उसकी बहू भी सीमा जैसी ही थी। वह अपनी सास का सम्मान नहीं करती थी और उसे हर बात पर ताना मारती थी। एक दिन सीमा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने खाना नहीं बनाया। जब उसकी बहू घर आई और उसने रसोई में खाना नहीं देखा तो वह अपनी सास पर बरस पड़ी। मैं इतना थक कर आई हूँ, आप पूरे दिन घर में क्या करती रहती हो? खाना क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर सीमा को अपना अतीत याद आ गया। उसे अपनी बहू में खुद की और अपने बेटे में अपने पति की छवि दिखाई दी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे घर में इतिहास दोहराया जा रहा हो। उसे अपनी सास की वही बातें याद आ रही थी। यह मत भूलो कि तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा और भगवान सब देखता है। आज सीमा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह फूट फूट कर रो रही थी और पछता रही थी कि उसने अपनी सास के साथ कितना गलत किया। वह समझ चुकी थी कि यह कलयुग है, जहाँ कर्मों का हिसाब इसी जन्म में हो जाता है। सीमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे आज अपनी सास सुषमा जी की हर बात याद आ रही थी। वो डांट फटकार, वो ताने, वो अकेलापन, सब कुछ उसे एक एक करके याद आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जो दर्द उसने अपनी सास को दिया था, आज वही दर्द उसे मिल रहा है। अगले दिन सुबह सीमा ने अपनी बहू रागिनी को चाय बनाकर दी। यह देखकर रागिनी हैरान रह गई, क्योंकि सीमा ने आज तक कभी चाय नहीं बनाई थी। रागिनी ने पूछा, मम्मी जी क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सीमा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ बेटा, बस मैंने सोचा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटाऊंगी। यह सुनकर रागिनी को बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद मम्मी जी को कुछ हो गया है, लेकिन सीमा ने अपनी गलती को
सुधारने का निश्चय कर लिया था। अब सीमा सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, वह रागिनी और सौरभ के लिए नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती और शाम को ऑफिस से वापस आने के बाद भी उनकी मदद करती थी। धीरे धीरे रागिनी को भी अपनी सास का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर अच्छा लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हो गया है। एक दिन सीमा ने रागिनी से कहा, बेटा, मुझे आज अपनी सास की बहुत याद आ रही है। मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया। अगर आज वो मेरे साथ होती तो मैं उनसे माफ़ी मांगती। यह सुनकर रागिनी को भी बहुत दुख हुआ। उसने अपनी सास को गले लगाकर कहा, मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, आप अभी भी अपनी सास से माफ़ी मांग सकती हैं, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। सीमा ने रोते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, आपकी सास अभी भी जिंदा हैं, वो हमारे गांव में रहती हैं, वो इडली बेचकर अपना गुजारा करती हैं। यह सुनकर सीमा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने तुरंत अपने गांव जाने का फैसला किया। जब सीमा अपने गांव पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास सुषमा जी एक छोटी सी दुकान में इडली बेच रही थी। सुषमा जी को देखकर सीमा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह भागकर अपनी सास के पास गई और उनके पैरों में गिर गई। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैंने आपको बहुत दुखी किया, मैंने अपनी गलती का एहसास हो गया है। सुषमा जी ने अपनी बहू को उठाया और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। उस दिन सीमा को बहुत खुशी हुई। उसे अपनी सास का प्यार वापस मिल गया था। वह अपने पति को याद करके भी बहुत दुखी थी, लेकिन उसे अब अपनी सास का प्यार मिल गया था। अब सीमा अपनी सास के साथ अपने गांव में रहने लगी। वह अपनी सास की मदद करती थी और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। उसे अपनी बहू और बेटे की भी कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अब उसके पास उसकी सास थी जिसने उसे माँ का प्यार दिया था। सीमा ने अपनी सास को वापस शहर चलने के लिए बहुत मनाया। सुषमा जी पहले तो नहीं मानी, लेकिन सीमा के बार बार आग्रह करने पर और यह देखकर कि उसका पश्चाताप सच्चा है, वे मान गईं। रागिनी और सौरभ भी अपनी दादी के वापस आने की खबर सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सुषमा जी के लिए घर में एक कमरा तैयार किया और उनके आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जब सुषमा जी घर वापस आईं तो घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सीमा ने अपनी सास का बहुत सम्मान किया और घर के सारे काम मिलजुल कर किए। रागिनी और सौरभ ने भी अपनी दादी का पूरा ध्यान रखा और उनके साथ बहुत समय बिताया। सुषमा जी को अब घर में वह प्यार और सम्मान मिल रहा था जिसकी वो हमेशा हकदार थी। एक दिन शाम के खाने पर पूरा परिवार बैठा था। सुषमा जी ने देखा कि सीमा, रागिनी और सौरभ के बीच कितनी अच्छी तालमेल है। उन्होंने महसूस किया कि उनका परिवार फिर से जुड़ गया है। सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माँ, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने मुझे माफ़ ना किया होता तो मैं कभी अपनी गलती सुधार नहीं पाती। रागिनी ने भी अपनी दादी से कहा, दादी, हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। अब हमें समझ में आ गया है कि परिवार का प्यार और सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण है। सुषमा जी ने अपने पोते पोतियों को गले लगा लिया और कहा, बच्चों, हमेशा याद रखना कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि परिवार का प्यार है। सुषमा जी के वापस आने के बाद घर में फिर से खुशियां लौट आईं।
सीमा अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी। उन्हें दवाई देने से लेकर उनके मनपसंद पकवान बनाने तक हर काम में उनका ध्यान रखती। सुषमा जी भी अब अपनी पोती रागिनी और पोते सौरभ को अपना सारा ज्ञान और प्यार देने लगी थी। एक दिन सौरभ ने अपनी दादी से पूछा, दादी आपने कभी नौकरी क्यों नहीं की? सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा उस जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं थी और मुझे घर परिवार संभालने में ही खुशी मिलती थी। सीमा ने बीच में ही कहा, माँ आप बहुत अच्छी इडली बनाती थी, आपको तो इडली का रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए था। यह सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन सुषमा जी ने इस बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बहू और पोते पोतियों के साथ मिलकर कुछ नया करूं। अगले दिन सुषमा जी ने सीमा, रागिनी और सौरभ को बुलाया और कहा, बच्चों मेरे पास एक विचार है, हम सब मिलकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं जहां हम घर का बना हुआ स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बेचेंगे। यह सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने अपनी दादी के विचार का समर्थन किया। उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम उन्होंने सुषमा की रसोई रखा। रेस्टोरेंट में सुषमा जी इडली, डोसा और बड़ा बनाती थी। सीमा उत्तर भारतीय व्यंजन बनाती थी और रागिनी और सौरभ रेस्टोरेंट का प्रबंधन संभालते थे। देखते ही देखते सुषमा की रसोई बहुत मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने आने लगे। अब सीमा और रागिनी दोनों ही अपने अपने कामों में बहुत खुश थी। सीमा को अपनी सास के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता था। रागिनी को अपनी सास और दादी के साथ मिलकर एक सफल व्यवसाय चलाने में गर्व महसूस होता था। सुषमा जी ने अपने जीवन के इस पड़ाव में एक नई शुरुआत की थी। उन्होंने सिर्फ एक रेस्टोरेंट ही नहीं खोला था, बल्कि अपने परिवार को भी एक साथ जोड़ा था। रेस्टोरेंट में एक दिन एक युवा ग्राहक ने सुषमा जी से पूछा, दादी आप इतनी उम्र में भी इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हैं? आजकल तो लोग घर का खाना भी पसंद नहीं करते। सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि मन को सुकून देने के लिए भी होता है। जब हम प्यार और लगन से खाना बनाते हैं तो उसका स्वाद अपने आप ही बढ़ जाता है। यह सुनकर सीमा को अपनी सास की बात पर गर्व महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी सास ने उसे सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया था। सुषमा की रसोई की सफलता देखकर सीमा और रागिनी ने मिलकर एक नया विचार पेश किया। उन्होंने सुषमा जी से कहा, माँ हम इस रेस्टोरेंट को और बड़ा क्यों नहीं करते? हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी शुरू कर सकते हैं। सुषमा जी को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, बच्चों तुम सब पढ़े लिखे हो, तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। सीमा, रागिनी और सौरभ ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई और ऑनलाइन फूड डिलीवरी शुरू की। सुषमा की रसोई का नाम अब पूरे शहर में फैल गया था। आज सुषमा की रसोई सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक सफल व्यवसाय बन चुका था। सुषमा जी, सीमा, रागिनी और सौरभ सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते थे। एक दिन जब सब रेस्टोरेंट में बैठे थे, सुषमा जी ने कहा, बच्चों मुझे आज भी याद है जब मैं अकेले अपने गांव में इडली बेचती थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि एक दिन मेरा परिवार इतना बड़ा और खुशहाल हो जाएगा। यह सुनकर सब भावुक हो गए। सीमा ने अपनी सास का हाथ पकड़कर कहा, माँ यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हमें माफ़ करके और हमें एक मौका देकर हमें एक नया जीवन दिया है। सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जिंदगी में हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें वह मौका दिया।
सुषमा की रसोई की सफलता ने पूरे परिवार को एक नया रास्ता दिखाया था। सौरभ और रागिनी, जो अब कॉलेज में पढ़ रहे थे, अपने कोर्स के साथ साथ बिजनेस भी संभालते थे। उन्होंने अपनी दादी और माँ के अनुभव को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा। सौरभ ने सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट का पेज बनाया और रागिनी ने मेनू में कुछ नए व्यंजन जोड़े जो युवाओं को पसंद आते थे। एक दिन सौरभ ने सुषमा जी से कहा, दादी आप इतनी अच्छी कुक हैं, क्यों ना हम आपके रेसिपी की वीडियो बनाकर ऑनलाइन शेयर करें। सुषमा जी को यह विचार सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, बेटा मुझे यह सब नहीं आता, तुम लोग जैसा कहोगे वैसा ही होगा। सीमा, रागिनी और सौरभ ने मिलकर सुषमा की रसोई नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। सुषमा जी अपने पारंपरिक अंदाज में खाना बनाती थी और सीमा, रागिनी और सौरभ उनकी मदद करते थे। देखते ही देखते उनका चैनल बहुत मशहूर हो गया। अब सुषमा की रसोई सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गया था। सुषमा जी के खाने की रेसिपी पूरे भारत में मशहूर हो गई थी। उन्हें कई टीवी शो और मैगजीन में भी बुलाया गया। एक दिन एक टीवी शो के इंटरव्यू में सुषमा जी से पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सफलता का राज मेरी बहू, पोता और पोती हैं। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया और मुझे सिखाया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यह सुनकर सीमा, रागिनी और सौरभ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अपनी दादी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। आज सुषमा की रसोई सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक परिवार की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक माँ ने अपनी गलती का एहसास किया और उसे सुधारने का मौका पाया। एक ऐसी कहानी जिसमें एक सास ने अपनी बहू को माफ़ करके उसे एक नया जीवन दिया और एक ऐसी कहानी जिसमें एक परिवार ने मिलकर एक सपना सच किया। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। सुषमा की रसोई अब एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, जिसकी शाखाएं शहर के कई हिस्सों में खुल चुकी थी। सुषमा जी, सीमा, रागिनी और सौरभ की मेहनत और लगन ने इसे एक राष्ट्रीय स्तर का नाम बना दिया था। एक दिन जब पूरा परिवार रेस्टोरेंट के हेडक्वार्टर में बैठा था, सुषमा जी ने अपनी बहू सीमा को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, बेटा अब समय आ गया है कि मैं इस विरासत को तुम्हें सौंप दूं। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माँ आप क्या कह रही हैं, यह तो आपकी मेहनत है। सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह सिर्फ मेरी नहीं हम सबकी मेहनत है और अब इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी और बच्चों की है। सीमा ने सुषमा जी की बात मान ली और पूरे रेस्टोरेंट की कमान संभाल ली। अब वह अपनी सास के मार्गदर्शन में काम करती थी। सुषमा जी ने उसे न सिर्फ व्यवहार के गुण सिखाए बल्कि जीवन में रिश्तों की अहमियत भी समझाई। एक शाम सीमा अपने कमरे में बैठी थी और मयंक की तस्वीर देख रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार किया था, कैसे उसकी सास ने उसे माफ़ करके एक नया जीवन दिया था। उसने मन ही मन मयंक से कहा, मयंक तुम्हारी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे एक नई ज़िंदगी दी। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। सुषमा की रसोई की सफलता ने पूरे परिवार को एक नया रास्ता दिखाया था। सौरभ और रागिनी, जो अब कॉलेज में पढ़ रहे थे, अपने कोर्स के साथ साथ बिजनेस भी संभालते थे। उन्होंने अपनी दादी और माँ के अनुभव को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा। सौरभ ने सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट का पेज बनाया और रागिनी ने मेनू में कुछ नए व्यंजन जोड़े जो युवाओं को पसंद आते थे।
एक दिन सौरभ ने सुषमा जी से कहा, दादी आप इतनी अच्छी कुक हैं, क्यों न हम आपके रेसिपी के वीडियो बनाकर ऑनलाइन शेयर करें। सुषमा जी को यह विचार सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, बेटा मुझे यह सब नहीं आता, तुम लोग जैसा कहोगे वैसा ही होगा। सीमा, रागिनी और सौरभ ने मिलकर सुषमा की रसोई नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। सुषमा जी ने अपने पारंपरिक अंदाज में खाना बनाती थी और सीमा, रागिनी और सौरभ उनकी मदद करते थे। देखते ही देखते उनका चैनल बहुत मशहूर हो गया। सुषमा जी के खाने की रेसिपी पूरे भारत में मशहूर हो गई। उन्हें कई टीवी शो और मैगजीन में भी बुलाया गया। एक दिन एक टीवी शो के इंटरव्यू में सुषमा जी से पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सफलता का राज मेरी बहू, पोता और पोती है। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया और मुझे सिखाया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यह सुनकर सीमा, रागिनी और सौरभ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अपनी दादी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। आज सुषमा की रसोई सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक परिवार की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक माँ ने अपनी गलती का एहसास किया और उसे सुधारने का मौका पाया। एक ऐसी कहानी जिसमें एक सास ने अपनी बहू को माफ़ करके उसे एक नया जीवन दिया। और एक ऐसी कहानी जिसमें एक परिवार ने मिलकर एक सपना सच किया। सालों बाद सुषमा की रसोई ने अपनी सफलता के चरम को छू लिया था। सुषमा जी अब 90 वर्ष की हो चुकी थी और एक आरामदायक जीवन जी रही थी। उन्होंने अपनी बहू सीमा और पोते पोतियों को एक सफल व्यापार का मालिक बना दिया था। एक दिन सीमा, रागिनी और सौरभ ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने सुषमा जी से कहा, दादी हम इस व्यापार को एक नई दिशा देना चाहते हैं। सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करो। सीमा, रागिनी और सौरभ ने मिलकर सुषमा की रसोई को एक सामाजिक पहल के साथ जोड़ा। उन्होंने एक किचन फॉर चैरिटी कार्यक्रम शुरू किया, जहां वे गरीबों और बेसहारा लोगों को मुफ्त में पौष्टिक भोजन कराते थे। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ गरीबों को खाना खिलाना नहीं था, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी था। उन्होंने गरीबों को खाना बनाने और परोसने का प्रशिक्षण दिया और उन्हें रोजगार भी दिया। एक दिन सीमा ने अपनी माँ को अकेले बैठे देखा। उसने उनके पास जाकर पूछा, माँ आप क्या सोच रही हैं? सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे आज भी याद है जब मैंने इडली बेचना शुरू किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा परिवार इतना बड़ा और सफल हो जाएगा। सीमा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हमें माफ़ करके और हमें एक मौका देकर हमें एक नया जीवन दिया है। सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जिंदगी में हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें वह मौका दिया। सालों बाद सुषमा की रसोई ने अपनी सफलता के चरम को छू लिया था। सुषमा जी अब 90 वर्ष की हो चुकी थी और एक आरामदायक जीवन जी रही थी। उन्होंने अपनी बहू सीमा और पोते पोतियों को एक सफल व्यापार का मालिक बना दिया था। एक दिन सीमा, रागिनी और सौरभ ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने सुषमा जी से कहा, दादी अब हम इस व्यापार को एक नई दिशा देना चाहते हैं। सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। सीमा, रागिनी और सौरभ ने मिलकर सुषमा की रसोई को एक सामाजिक पहल के साथ जोड़ा। उन्होंने एक किचन फॉर चैरिटी कार्यक्रम शुरू किया, जहां वे गरीबों और बेसहारा लोगों को मुफ्त में पौष्टिक भोजन कराते थे। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ गरीबों को खाना खिलाना नहीं था, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी था।
उन्होंने गरीबों को खाना बनाने और परोसने का प्रशिक्षण दिया और उन्हें रोज़गार भी दिया। एक दिन सीमा ने अपनी माँ को अकेले बैठे देखा। उसने उनके पास जाकर पूछा, माँ आप क्या सोच रही हैं? सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे आज भी याद है जब मैंने इडली बेचना शुरू किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा परिवार इतना बड़ा और सफल हो जाएगा। सीमा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हमें माफ़ करके और हमें एक मौका देकर हमें एक नया जीवन दिया है। सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ज़िंदगी में हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें वह मौका दिया। तो दोस्तों मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन